हेलो, गुड इवनिंग। सभी को प्रणाम। आज की इस चर्चा में आप सभी का स्वागत है। ये जो आज चर्चा आपके सामने रख रहा हूँ, जो चर्चा आपसे हो रही है, ये उत्तराखंड की समस्याओं के ऊपर है, जिसमें रोजगार, पलायन, स्वास्थ्य, सड़क, इन सब के ऊपर, शिक्षा, इन सब के ऊपर चर्चा करेंगे। ये आज मैं आपके सामने कैसे प्रस्तुत हुआ, ये आपके सामने कैसे मेरे इन सब बातों के ऊपर आने का जो मन बना। मैंने अभी 3-4 डेज बैक न्यूज़पेपर में एक रीडिंग देखी, मतलब कटिंग को मैंने उस न्यूज़पेपर के आर्टिकल को पढ़ा मैंने। तो उसी से मुझे लगा कि मुझे इसके ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि प्लान के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी अपनी फेसबुक आईडी पे। वो मेरी वीडियो है, आप उसमें भी देख सकते हैं। मैंने 3-4 साल पहले इसके ऊपर कहा था पहले ही, लेकिन आज मुझे फिर लगा कि इसके ऊपर बढ़ाना, मतलब अलग तो कभी बहुत पहले से लग रहा था, लेकिन टाइम का थोड़ा सा इशू था। पहले मैंने इस पर एक वीडियो बनाई 3-4 दिन पहले, लेकिन उसको मैं अपलोड नहीं कर पाया किसी कारण से, वीडियो बहुत लंबी हो गई थी। तो फिर वो वीडियो फिर डिलीट करनी पड़ी, और फिर मुझे आज दोबारा से रिकॉर्ड करनी पड़ी ये वीडियो। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें क्या लिखा हुआ था। ज्वलंत समस्याओं पर शोध के लिए 5,000 छात्रवृत्ति मिलेगी। ठीक है, पहले पढ़ लेता हूँ, उसके बाद आपको समझाऊंगा। उच्च शिक्षा मंत्री के निर्देश पर विभाग की ओर से प्रस्ताव किया जा रहा तैयार। किस बारे में? देखो, प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं को राज्य की ज्वलंत समस्याओं पर शोध के लिए सरकार हर महीने 5,000 रुपए छात्रवृत्ति देगी। देखो, 5,000 रुपए छात्रवृत्ति देगी। जो भी समस्याएं हैं उत्तराखंड की, ज्वलंत समस्याएं जिनसे निपटना चाह रही है सरकार है, विश्वविद्यालय में शोध कराएगी, किस तरीके से अलग अलग आइडियाज ढूंढे जाएंगे, खोजे जाएंगे, और उनसे उत्तराखंड के डेवलपमेंट में ये आइडियाज जोड़े जाएंगे, योजनाओं में जोड़े जाएं, ताकि हम आगे बढ़ सके, इन समस्याओं से निपट सके। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं, और पर मंथ जो शोध करने वाले छात्रों के 5,000 रुपए छात्रवृत्ति इसमें मिलेगी। उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर आनंद सिंह उनियाल के मुताबिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देश पर विभाग की ओर से इसका प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। राज्य में पलायन और बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। देखो, जो मेन जो पॉइंट थे, जिस 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 पॉइंट पे मैं भी आया हूँ इसमें आपके साथ डिस्कस करने, पलायन और बेरोजगारी दोनों मेन पॉइंट है। बेरोजगारी तो आप देख रहे हैं इसमें उत्तराखंड में तो अभी बेरोजगारी आप देख पा रहे हैं कि धरने, प्रदर्शन, ये सब चीजें चल रही है। उस चर्चा का विषय है, उस पर अलग से कभी बात करेंगे आपसे। लेकिन आज हम सुझावों के ऊपर बात कर रहे हैं। तो पलायन और बेरोजगारी बड़ी समस्या है। इन समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है, इस पर शोध कराया जाएगा। पर्यटन की संभावनाओं और पेयजल की समस्याओं का शोध किया जाएगा। राज्य में भ्रष्टाचार से कैसा निपटा जा सके, इसे कैसे रोका जा सके, पर्यावरण, स्वच्छता आदि पर भी छात्र छात्राओं में शोध कराया जाएगा। ये सब चीजें मतलब कि सरकार कह रही है कि इन सब पे क्या किया जाए, शोध कराएंगे। और फिर क्या है, उत्तराखंड में मतलब कि जो भी आइडियाज होंगे जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, समस्या निपट सकते हैं, तो इनको इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी पॉलिसीज में। ठीक है, और फिर सॉल्यूशन को फाइंड आउट करके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो अब इसी में सबसे पहले जो बड़ी समस्या है पलायन की जो सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि अभी दूसरा जो अभी मैं कटिंग पढ़ रहा हूँ आपके पास, रोज 230 लोग कर रहे हैं पलायन। ये भी न्यूज़पेपर का कटिंग है, मैं आपको शेयर करूंगा इन चीज़ों को। ठीक है, उल्टा आ रहा है आपके पास उसमें। रोज 230 लोग कर रहे हैं पलायन उत्तराखंड। सबसे बड़ी समस्या ये है। देखो, पेपर की कटिंग है, मैं आपको भेज दूंगा। ये आज की ही पेपर की कटिंग है। प्रदेश में अस्थायी पलायन की दर बढ़ी। 6,000 से ज्यादा गांवों में सड़क नहीं, कई समस्याएं हैं। ठीक है, और एक और उत्तराखंड के 6,000 से अधिक गांवों में आज भी नहीं पहुंच पाई सड़क। तो ये सब यहाँ क्या है, पलायन के कारण है। लिखा हुआ है सब चीजें पलायन के ऊपर ही है। मैं आपको इनको ऐड करके रखूंगा, वीडियो में आपके पास भेजूंगा। तो आज प्लान के ऊपर बात कर रहे हैं। तो प्लान के ऊपर जो मेरे सुझाव है उनको मैं मतलब कि आपके सम्मुख रखना चाहूंगा। जो आपको अच्छा लगे आप इन चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं, और आप भी अपने आइडियाज दे सकते हैं। तो देखो, पलायन जो हो रहा है वो किन कारणों से होता है। मूलभूत जो सुविधाएं होनी चाहिए उन्हीं के कारण, अगर वो सुविधाएं नहीं है तो पलायन होगा, ऑब्वियसली होगा पलायन। ठीक है, तो इसमें क्या है, रोजगार होना चाहिए, स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा, ये सब चीजें होनी चाहिए। ठीक है, इसमें जल भी जरूरी है। पानी की जो किल्लत जो हमारे पहाड़ों में होती है, पानी दूर दूर से ढूंढ के लाना पड़ता है। गर्मियों के मौसम में ज्यादा ही होता है। इनसे भी बहुत परेशानियां झेलते हैं गाँव के लोग। तो इनसे भी क्या है, गाँव धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, पलायन हो रहे हैं। अभी मैं इसमें बात कर रहा हूँ कि पलायन रोकने के लिए क्या क्या करना चाहिए हमें। तो सबसे पहले देखो, स्वास्थ्य भी एक इसमें इंपॉर्टेंट रोल रखता है। तो स्वास्थ्य में हम क्या सुधार कर सकते हैं इसमें? देखो, जो हमारे हेल्थ कम्युनिटी सेंटर्स हैं, जो
वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, मोबाइल हॉस्पिटल शुरू कर सकते हैं। अगर हमारी गवर्नमेंट चाहे, जैसे पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है ना आजकल, मोबाइल पुलिस है, घूमती रहती है इधर उधर, वैसे ही क्या कर सकते हैं कि एक मोबाइल हॉस्पिटल हम रन कर सकते हैं, जो हमारी CHC जो मतलब कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स जो हमारे हैं, वहां से रन कर सकते हैं अलग अलग रूट के लिए। जैसे जिस गांव, इस गांव के लिए 10-12 गांव इस रूट में, 10-12 गांव इस रूट में है, तो वहां पे हम हॉस्पिटल, मोबाइल हॉस्पिटल की सुविधाएं दें। जिससे क्या होता है कि आपको पता है कि ये सारी समस्या गांव में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जब हम इसको समझने की कोशिश करें कि जिस समय जैसे प्रसव पीड़ा के दौरान समझें इसको, तो कई प्रसूति मतलब कि डाइड हो जाती है, हॉस्पिटल में नहीं टाइम पे पहुंचाया जा पाता उनको, क्योंकि रोड से काफ़ी दूर हैं वो लोग, हॉस्पिटल आने आने तक बहुत देर हो जाती है, कई मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। और स्वास्थ्य की सबसे बड़ी दिक्कत यही है। तो इन सुविधाओं को मतलब यहाँ पे सुविधा देने के लिए या इस चीज़ में सुधार लाने के लिए, ताकि पलायन रोके, क्योंकि स्वास्थ्य के कारणों के लिए भी लोग क्या पलायन करते हैं, क्योंकि देखो हमारा जो मानव जीवन है किसी न किसी ने बीमारियों से लड़ता रहता है हर दिन, ठीक है। और जो गांव के लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, इलाज के लिए उनको बहुत दूर शहर में की ओर ही जाना पड़ता है, समझ रहे हैं, पलायन कहाँ से हो रहा है, गाँव से शहर की ओर। क्यों? सुविधाओं का अभाव है। तो इसमें एक स्वास्थ्य भी एक सबसे बड़ी सुविधा है, सॉरी एक समस्या है। तो इसके लिए कि हर गांव गांव में क्या पहुंचे जाए, सुविधा, स्वास्थ्य की सुविधा पहुंचे, क्योंकि हर गांव में तो आप हॉस्पिटल खोल नहीं सकते हैं ना, इतना बड़ा हॉस्पिटल। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, मोबाइल हॉस्पिटल की सुविधाएं, सर्विस है, इसको चालू कर सकते हैं। इसमें क्या क्या, आपकी अल्ट्रासाउंड मशीन एंड आपकी एक्सरे मशीन या बाकी जो भी मशीनें होती हैं, MRI या कुछ और मशीनें जितनी हैं, लगभग लगभग जो मशीनें यूजफुल मशीन है, उसको उन एक्यूपमेंट, वो सब सारे एक्यूपमेंट उसमें हो, डॉक्टर्स की पूरी टीम उसमें हो, मतलब कि सीनियर डॉक्टर से लेकर जूनियर डॉक्टर से नर्सेज से लेके उसमें वो सारे स्टाफ, ऑलमोस्ट मतलब 10 लोगों का स्टाफ उस हॉस्पिटल, उस मोबाइल हॉस्पिटल में होना चाहिए, ताकि जिस रूट से वो जाए, तो उस रूट से जहाँ जहाँ भी, जिस जिस गांव से वो जा रही है, मोबाइल हॉस्पिटल वैन जो हमारी रहेगी, तो वो उन गांव को पूरी स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचा पाए। जैसे कि फ्रैक्चर किसी का हुआ है, सर दर्द बुखार जुकाम का हो, फ्लू कहीं चल रहा हो उसका हो, या जैसे कि मैंने कहा स्पेशल इन चीज़ों के लिए होना चाहिए, बुजुर्ग और जो प्रसव से रिलेटेड होते हैं, प्रसव पीड़ा, जैसे प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, इसमें ये सारी सर्विस ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि बुजुर्गों को ज़्यादा झेलना पड़ता है, वही रास्ते में दम तोड़ लेते हैं। इन सब चीज़ों से देखें, या जब प्रसूति के टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे, जब डिलीवरी के टाइम पे, सारी चीज़ें बहुत समस्याएं झेलनी पड़ती है। आपने देखा होगा हॉस्पिटल में भी काफ़ी प्रदर्शन झेलने को मिलता है, डॉक्टरों के साथ झड़प होती है इन सब चीज़ों में। तो अगर हम टाइम पे उनको इलाज दे रहे हैं, टाइम पे सारी चीज़ें पहुंचा रहे हैं, मतलब कि अगर आप समझ पा रहे हैं उस थॉट को, थोड़ा इंक्रीज करेंगे, अपने माइंड में डेवलप करेंगे, इस चीज़ को सोचेंगे, तो एक बहुत बेस्ट योजना हो सकती है ये, जिससे कि हर किसी को एक अच्छी सुविधा मिलेगी, मतलब कि डोर टू डोर इससे मिलेगी। और दूसरा क्या होगा कि लोगों का खर्चा बचेगा, क्योंकि लोग देहरादून, हल्द्वानी, इन बड़े बड़े हॉस्पिटलों में क्या है, इलाज के लिए जाते हैं, या कोई नियर बाई कोई हॉस्पिटल हैं, छोटे से शहर होता है हर कोई गांव के बीच में, वहां भी जाने के लिए लगभग उनको 500-600 रुपये चाहिए, और बड़े शहर में जाने के लिए उनको कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये सिर्फ आने जाने का लग जाता है। तो ये कमर तोड़ देता है ग्रामीण जीवन की। तो इन चीज़ों से ग्रामीणों को मजबूत बनाना, स्वास्थ्य की गारंटी देना, तो इससे पलायन को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है, क्योंकि लाइफ को हम सिक्योर कर सकते हैं। इनमें वो सारी सुविधाएं हो, नर्सेज उसमें हो, सभी हो, और दूसरा इसमें रेगुलर ट्रीटमेंट मिल सकता है पेशेंट को, और घर में मिल सकता है, और गवर्नमेंट को भी ये बहुत सस्ता पड़ेगा, क्योंकि आपको हॉस्पिटल नहीं बनाने हैं, उसके मेंटेनेंस का नहीं देखना है, आपको सिर्फ क्या है, मोबाइल हॉस्पिटल वैन को स्टार्ट करना, इसमें सारे इक्विपमेंट्स हों प्रॉपर, और मेडिसिन, मतलब एक क्लिनिक भी हो जिससे सारी आप मेडिसिन भी प्रोवाइड करा देंगे जो पेशेंट्स हैं उसको। और देखो अब ये रूटीन कैसा रहेगा, हमारा रेगुलर रहेगा, हर दिन मोबाइल वैन चल रही है, तो रेगुलर क्या रहेगा, ट्रीटमेंट चेकअप भी रहेगा, क्योंकि जिस पेशेंट को हमने, डॉक्टर ने कल चेकअप किया, इट मीन्स इसको मेडिसिन दी, अगर उसको आज फिर ट्रीटमेंट देना है, तो वहाँ पे हमारी टीम क्या रहेगी, अवेलेबल रहेगी। और इससे सुविधाएं भी क्या होगी, मतलब इसको कैसे हम इस पॉलिसीज को रन कर सकते हैं। तो इसमें जैसे कि यहाँ से हमने मान लेते हैं कि इस रूट से आने में, इस रूट में लगभग लगभग 10 गांव आते हैं, तो ये जो 10 या 20 को कवर हम कर सकते हैं। तो इस रूट में 1 घंटे पहले फर्स्ट वाले गांव में वहाँ पे विजिट करेंगे, मतलब कि बस सीधा लगेगी, हमारी जो मोबाइल वैन है वहाँ पे रहेगी,
जितने भी गांव के लोग हैं अपनी अपनी समस्याओं को लेके आएंगे, जितने फिर दूसरे आवर में नेक्स्ट गांव में वहां पर रुकेगी, तीसरे आवर में ऐसे ऐसे करके ट्रैवल करती रहेगी उनकी समस्याओं। नेक्स्ट रिटर्निंग में भी जब रिटर्न होगी तो आधा आधा घंटे का लगभग लगभग उसमें क्या हो टाइम आवर हो, आधा आधा घंटे का टाइम आवर हो वहाँ पे हर गांव में रुकने का। वहाँ पे मेडिसिन उनको प्रोवाइड कराना, प्रॉपर ट्रीटमेंट देना, एंड जो ट्रीटमेंट जैसे पेशेंट का चल रहा है उनको भी प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाए। इससे काफ़ी सारी चीज़ों में सुधार आ जाएगा। और जो पेशेंट है वो भी मतलब होता ना एंजाइटी, मतलब मेंटल प्रेशर जो होता है, या डिप्रेस हो जाते हैं कि बीमारी में कहाँ से पैसा लाए, कैसा इलाज कराऊं, किस डॉक्टर के पास और कैसे जाऊँ, है ना, ये सब चीज़ें होती है। तो मेंटल प्रेशर से जो पेशेंट है मेंटली हेल्दी रहेगा। वो सारी प्रॉब्लम जो मेडिकल फैसिलिटीज है उसको डोर टू डोर मिलेगी, रेगुलर मिलेगी, और अच्छे डॉक्टर्स उसको मिलेंगे अगर वहाँ पे, तो स्वास्थ्य में हम काफ़ी बड़ा सुधार ला सकते हैं। दूसरा कि जो हम बात कर रहे हैं मेडिकल की, तो उस मेडिकल में क्या होगा कि जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे कि कोई प्रेग्नेंट वुमेन है और प्रेगनेंसी है वहाँ पे, तो उस मतलब जो मोबाइल वैन है उसमें उनकी प्रेगनेंसी मतलब डिलीवरी हो जाती है, तो उसके बाद हम उनको शिफ्ट उनके घर में कर सकते हैं, आसानी से शिफ्ट कर दिया, मतलब जो भी उनको टाइम आवर हो 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे जो भी जितना भी रहा, फिर हम उसको उनको नॉर्मल वे से स्ट्रक्चर से, जैसे भी स्ट्रक्चर से जो भी उनके घर में शिफ्ट कर सकते हैं, और उनकी केयरिंग बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है उनके घर में, उनके घर वाले भी उनकी केयरिंग करते हैं। और साथ में हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो हर गांव में क्या है, आशा वाले लोग हैं, तो वहाँ पे हम किसकी आशा की ड्यूटी और या एक नर्स की ड्यूटी लगा सकते हैं। तो और जैसे गांव में बुजुर्ग लोग हैं, अब मैंने कहा उनके रेगुलर रूटीन चेकअप के लिए, तो उनका देख रेख करने के लिए क्या है, आशा लोग हैं गांव में। मतलब कि अगर मान लेते हैं कि वो उनको और वो आशा वर्कर्स की ज़रूरत है तो उनको और रखा जाए, और इससे हम क्या कर सकते हैं, हर एक गांव को अच्छा स्वस्थ गांव बना सकते हैं। मतलब कि 100% हेल्थ गारंटी हम दे सकते हैं कि हम आपके घर तक आपको क्या है मेडिकल फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराएंगे, कोई भी समस्या हो। तो मुझे लगता है कि इससे प्लाइन को रोकने में इसमें हमें कामयाबी मिल सकती है, काफ़ी हद तक मिल सकती है, क्योंकि एक सबसे बड़ा कारण ये भी है। बाकी आयाम भी इसमें हम जोड़ सकते हैं, लेकिन जितनी भी सुविधाएं हम दे सकते हैं, मेरा कहने का मीन ये है कि जितनी सुविधा हॉस्पिटल में है लगभग लगभग उससे थोड़ा ज़्यादा ही सुविधा हो इसमें तो बेटर रहेगा। जितनी मशीन है, उपकरण है, वो सब चीज़ें मोटर जो हमारी मोबाइल वैन है हम कर सकते हैं, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं इस समय, फ्लाइट्स में एरोप्लेन्स में हम यूज़ कर रहे हैं ये सारी चीज़ें। तो एक जो हमारी मोबाइल वैन है उसको भी हम इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, आज ही वीडियो काफ़ी बड़ी ना हो जाए, तो ये वीडियो जो मेरी रहेगी पहला पार्ट रहेगा स्वास्थ्य के ऊपर, फिर मैं दूसरी वीडियो डालूंगा इसमें, ये स्वास्थ्य के ऊपर मैंने डिस्कशन दिया। अभी मैं इसको इसके नेक्स्ट वीडियो में अभी एजुकेशन के बारे में बताऊंगा, उस वीडियो को भी इसके बाद भेजूंगा, आप भी उसको ज़रूर देखें। तो इसमें मैं ऐड करूंगा सिर्फ किसको, स्वास्थ्य प्लान को रोकने के लिए जो स्वास्थ्य हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं कैसे हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ये एक ये आइडिया है जो ये बेस्ट कर सकता है, हमारी हेल्प कर सकता है प्लान को रोकने के लिए। क्योंकि दूर दूर गांव जहाँ 10 15 20 30 30 किलोमीटर दूर हैं, मेन हॉस्पिटल से जहाँ से वो सुविधाएं लेते हैं स्वास्थ्य की सुविधाएं, तो काफ़ी एक उनको ये बड़ी प्रॉब्लम्स, बड़ी समस्या रहती है। तो अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी योजनाओं में, सरकार इन चीज़ों के बारे में सोचती है तो काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है, और ये बहुत बड़ा टास्क नहीं है। तो इसको हम आसानी से अगर अप्लाई करें, इजिली अगर समझें इसको, तो इन सुविधाओं से हम जोड़ सकते हैं, और जिससे क्या है गाँव में स्वस्थ गांव तैयार होने शुरू हो जाएंगे, और लोगों का जो भय होता है कि सुविधाओं से रिलेटेड, क्योंकि एक एजुकेशन के लिए और एक स्वास्थ्य के लिए लोग शहर में आते हैं ताकि कहीं भी कभी भी एक्सीडेंटली कुछ उनके साथ हो तो जल्दी से क्या है टाइम रहते हैं हॉस्पिटल पहुंच जाए। और जब हमारे पास ऐसी सुविधाएं घर में ही मिल रही हो, प्रोवाइड हो रही हो, तो क्यों ना हम इसको ऐसा करके एक सिक्योरिटी के साथ मतलब सिक्योर बना सकते हैं, ताकि स्वस्थ गांव और प्लाइन को रोक सके हम। धन्यवाद इस वीडियो के लिए। अभी नेक्स्ट वीडियो में इसी की जस्ट बाद अपलोड करूंगा आपके लिए। थैंक यू।